हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग त्रिपाठी, आपका अपने यूट्यूब चैनल इस वीडियो स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो सीटेट की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में सीटेट 2015 जो कि फरवरी माह में आयोजित हुआ था, हिंदी से पूछे गए सभी प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए, भाषा 4 भाग 4 भाषा फर्स्ट हिंदी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। और आपको ये भी बता दें, पहले भी बताए हमने कि सीटेट में भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड का विकल्प होता है। जो लैंग्वेज आप भाषा फर्स्ट में जो है यूज किए हैं, उसको भाषा सेकंड में आप नहीं भरेंगे। यानी अगर भाषा फर्स्ट में हिंदी है तो भाषा सेकंड में तब हिंदी नहीं होगा। तो आपका इंग्लिश हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, उर्दू हो सकता है, इन सब में से रहेंगे। तो आइए देखते हैं इन सभी क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू है हिंदी का। तो 91वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला विकल्प है भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। दूसरा है भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। तीसरा है भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। चौथा है भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है, ये है कि भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषाई कौशल हैं जो एक क्रम में सीखे जाते हैं। तो जो है भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। पहला है बच्चों की बात को धैर्य से सुनना। दूसरा है अपनी प्रश्नों के उत्तर पूछना। तीसरा है अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। चौथा किसी विषय पर चर्चा करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है सबसे कम महत्वपूर्ण है, दूसरा है प्रश्नों के उत्तर पूछना। और बल्कि जो यहाँ पर जो धैर्य से सुनना है और जो है अपनी बात कहना है और किसी विषय पर चर्चा करना है, ये जो है भाषा शिक्षण में मौखिक कौशल के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ ये सबसे कम महत्वपूर्ण दूसरा वाला प्रश्नों के उत्तर पूछना। क्वेश्चन नंबर 93, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला विकल्प है बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। दूसरा है भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। तीसरा है प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है। चौथा है भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। तो यहाँ पर आपको बता दें जो राइट आंसर है वो भाषा विकास जो है व्यक्ति निरपेक्ष है। भाषा विकास क्या है? व्यक्ति निरपेक्ष है। ये जो है भाषा विकास के संबंध में जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, और यहाँ पर जान लीजिए भाषा जो विकास होता है व्यक्ति सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 94, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायता देती है। द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, अनुवाद विधि। तो यहाँ पर राइट आंसर है प्रत्यक्ष विधि। यानी भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर देखिए 95 क्या है। 95 है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। दूसरा, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। तीसरा, भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। भाषा सीखने का एक उद्देश्य होता है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो सत्य कथन है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। यानी भाषा कह सकते हैं कि भाषा अर्जन में समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया क्या होती है? स्वाभाविक होती है। क्वेश्चन नंबर 96, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। यानी कि पाठ के अंत में जो अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य होता है, इसमें चारों विकल्पों में से 3 विकल्प
है उसके उद्देश्य में सम्मिलित हैं, लेकिन एक नहीं है, वही पूछ रहा है नहीं है। पहला सृजनात्मकता का विकास करना, दूसरा है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, तीसरा है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करना, चौथा है भाषा का विस्तार करना। तो यहाँ पर आपको बता दें ये नहीं है, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करना नहीं है, और बाकी जो है अभ्यास और गतिविधियों के जो है उद्देश्य हैं, जो पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का जो उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसमें देखिए सृजनात्मकता का विकास करना होना चाहिए, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने चाहिए, भाषा का विस्तार होना चाहिए। केवल प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करना ये उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षण को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षण को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। पहला है बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, दूसरा है बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, तीसरा है बच्चों की रचनात्मकता का विकास, बच्चों द्वारा चित्रों के माध्यम के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास। तो इसमें देखिए बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना जो है ये पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षण को समेकित करने का उद्देश्य जो है नहीं है। यानी क्या नहीं है, भाषा बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, ये जो है पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण की बात किया गया था, तो इसमें ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ हों, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ हों जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे, केवल पाठ से ही संबंधित हो, तीसरा विकल्प पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, चौथा सरल भाषा में हो। तो यहाँ पर राइट आंसर आप भी समझ गए होंगे, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे। क्वेश्चन नंबर 99, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा शिक्षण में, अब 99 हम लोग पढ़ रहे हैं, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि पहला विकल्प है खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल जो होते हैं भाषा को विस्तार देते हैं, दूसरा खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है, भाषा शिक्षक को कम जो है श्रम करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि भाषा शिक्षण में खेल का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर है, खेल जो होते हैं वो भाषा को क्या कर देते हैं, विस्तार देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, तीसरा बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, चौथा है कठिन शब्दों का श्रुत लेख। तो यहाँ पर राइट जो आंसर है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता को सर्वोपरि आप मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 101, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, दूसरा है पाठ्य पुस्तक, तीसरा है औपचारिक पत्र, और चौथा है आतंकवाद पर आधारित निबंध। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सबसे महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। क्वेश्चन नंबर 102, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है। बच्चे की भाषाई पूंजी होती है, मानक स्वरूप लिए होती है और सरल होती है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है बच्चे की भाषाई पूंजी होती है, घर की भाषा जो होती है बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। क्वेश्चन नंबर 103, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, कापियाँ भरवाना, सीखने को विस्तार देना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा
वो सीखने को विस्तार देना, यानी जो गृह कार्य का उद्देश्य है उससे बच्चे जो है ज़्यादा सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात पहला है पूर्ण रूपेण से होता है, दूसरा नहीं होता है, तीसरा होता है, चौथा है जो है आंशिक रूप से होता है। तो यहाँ पर जो है कह सकते हैं भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। क्या होता है? यानी व्याघात होता है। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात यानी आघात होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 105 भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? त्रुटियां अस्थायी होती हैं। भाषा सीखने में त्रुटियां अस्थायी होती हैं, ये भी ठीक है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं, ये गलत है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। चौथा है त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अंतिम अंग है, ये भी सही है, अभिन्न अंग है। तो यहाँ पर जो है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं, ये जो है ऑप्शन क्या है, इसमें कहा था कौन सत्य नहीं है, यही सत्य नहीं है। क्योंकि बच्चे त्रुटियां करते हैं लेकिन उस त्रुटियों को बाद में क्या करते हैं, दूर भी कर ले जाते हैं। तो ये जो इसका मतलब कहने का मतलब है त्रुटियां जो होती हैं अस्थायी होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं। देखिए 106 से 111 जो है पद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेंगे। ये एक पद्यांश दिया है और उससे आधारित जो है प्रश्न नीचे रहेंगे, है ना। तो पहला देखिए चींटियाँ ईर्ष्यालु नहीं होती, मतलब इसमें देखिए क्या है, पद्यांश हम पढ़ रहे हैं। चींटियाँ ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती पहुंचती हैं वहाँ जहाँ कोई नहीं पहुंचा कभी चींटियों से पहले, संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान, रास्ता नहीं भूलती कभी स्मृति में रखती हैं सजोकर, दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखरती है कभी कभार वे मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं, वे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से नए सिरे से टटोलती हैं वे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए। तो यहाँ पर देखिए इस पद्यांश को जो है पढ़ करके हमको जो है हम लोग को आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 186। अब 106 क्या है? चींटियाँ आपस में बातचीत कैसे करती हैं? चींटियाँ आपस में बातचीत कैसे करते हैं? बोलकर, संदेशों से, संकेतों से और छूकर। तो यहाँ पर देखिए दिया है कि अगर इसमें एक लाइन देखा जाए, संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चींटियाँ आपस में बातचीत कैसे करती हैं? संकेतों से करती हैं। क्वेश्चन नंबर 107 ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? पहला सबसे घृणा करने वाला, दूसरा पाने की इच्छा करने वाला, तीसरा कुछ भी ना चाहने वाला और चौथा है दूसरे से जलने वाला। तो यहाँ पर आप जान गए होंगे इसका राइट आंसर है दूसरे से जलने वाला, यानी इसी को हम क्या कहते हैं? ईर्ष्यालु। किसे कहा जाता है? दूसरे से जलने वाले को क्या कहा जाता है? ईर्ष्यालु कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 108 चींटियों के स्वभाव में नहीं है, चींटियों के स्वभाव में नहीं है संदेश पहुंचाना, दौड़ भाग करना, जीवन को परखना, ईर्ष्या करना, जीवन को परखना, ईर्ष्या करना। अब यहाँ पर इस पद्यांश को अगर पढ़ा जाए तो देखिए जो है चींटियाँ ईर्ष्यालु नहीं होती, देखिए चींटियाँ ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती पहुंचती हैं वहाँ और जहाँ कोई नहीं पहुंचा कभी चींटियों से, संकेत में करती हैं वे शब्द संधान। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से क्लियर हो गया है कि प्रश्न नंबर 108 का जो उत्तर होगा चींटियों के स्वभाव में नहीं है, यह संदेश पहुँचाना है, दौड़ भाग करना भी है, जीवन को परखना भी है, ईर्ष्या करना नहीं है,
है ना। तो यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, क्योंकि इसमें जो है दिया है कि ईर्ष्या क्या करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं। चींटियाँ, पहली ही लाइन देखिए यहाँ पर है, पहली लाइन क्या है, चींटियाँ जो है ईर्ष्यालु नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, बिखरी हुई चींटियाँ फिर से एकजुट कैसे होती हैं। 109 में बिखरी हुई चींटियाँ फिर से एकजुट कैसे होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, रास्ता टटोलने से, मित्र के सहयोग से, शत्रुओं की चुनौती से, पूर्वजों की गंध से। तो यहाँ पर देखिए 109 का उत्तर कैसे मिलेगा, जो है देखिए, बिखरती हैं कभी कभार वे, मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं वे, पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए। तो यहाँ पर जो है इसका जो राइट आंसर होगा, क्या कह सकते हैं, 109 का जो राइट आंसर होगा वो पूर्वजों की गंध होगा। क्या होगा आंसर, पूर्वजों की जो है गंध से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियाँ बिखेर देती हैं, भूल जाती हैं, याद रखती हैं और जो है पहचानती नहीं हैं। मित्र और शत्रु के चेहरे को चींटियाँ देखिए याद रखती हैं। अभी आप लोगों ने जब पढ़ा जा रहा था पद्यांश जो है, यहाँ पर देखिए पद्यांश ऊपर है जो है, रास्ता नहीं भूलती, कभी भी स्मृति में रखती हैं सजोकर, दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखरती हैं कभी कभार भी, मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं। तो यहाँ पर इसका जो कह सकते हैं राइट आंसर है वो याद रखती हैं। 109 का क्या है राइट आंसर, क्या हो जाएगा, याद रखती। मित्र और शत्रु के चेहरे को चींटियाँ क्या करती हैं, वो क्या करती हैं, याद रखती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 111 देखिए क्या है, काव्यांश में मगर का अर्थ है, यानी इस काव्यांश में जो है मगर का अर्थ है। तो देखिए मगर, परंतु, मगरमच्छ, घड़ियाल, केवल। तो पद्यांश में जो मगर का अर्थ है वो क्या है, वो परंतु है। क्या है, यहाँ पर किसका अर्थ है, परंतु का है। समझ में आया, मगर का मतलब है परंतु। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 112 से 120 तक 20 तक गद्यांश को पढ़ करके आंसर देना है। देखिए गद्यांश क्या है, सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता। ठीक इसी तरह का हमारा जीवन भी है। ज़िंदगी की ना जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई, क्योंकि ज़िंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट ही नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक ना मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरों को उसके जीने के हक से वंचित कर दें। यह खुला आसमान, यह प्रकृति, यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने, सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह मानव मात्र का स्वभाव भी। अब देखिए मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए, वह अपने जीवन के साथ दूसरे से उनके जीवन का हक ना छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें मानव जाति से इतर जीवों के डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 112
का क्षितिज किसे कहते हैं? पहला विकल्प है जहाँ धरती और आकाश पास पास होते हैं। दूसरा विकल्प है जहाँ तक धरती दिखाई पड़ती है। चौथा है जहाँ धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं। चौथा है जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर इसका जो है पैराग्राफ भी देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा कि जो है क्षितिज क्या है ना। तो यहाँ पर देखिए दिया है हम थोड़ी दूर पर ही देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं। तो इसका जो आंसर हो गया, इसका जो 112 का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया कि जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। यदि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, यदि किसी का और छोर नहीं है तो, यदि किसी का और छोर नहीं है तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प दिया है उसका सिरा नहीं मिलता, उसकी सीमा नहीं है, उसका विस्तार अधिक है, उसके बहुत से सिरे हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा यदि किसी का और छोर नहीं है, यदि किसी का और छोर नहीं है तो इसका मतलब है कि उसकी जो है सीमा नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा 113 का दूसरा जो है उसका जो है सीमा नहीं है। और छोर का मतलब और छोर नहीं है, एक मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन फिट और इंसान शब्द हैं। फिट और इंसान शब्द यहाँ देखिए तत्सम तद्भव और देशज ये नहीं है, यही आगत हैं। यानी ये फिट और इंसान शब्द क्या हैं? आगत शब्द हैं। फिट और इंसान शब्द क्या है? आगत शब्द हैं। अगला है बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? पहला खुली पुस्तक से, दूसरा सभी जीवों से, तीसरा क्षितिज से और चौथा जो है पढ़ी जा रही पुस्तक से। तो यहाँ पर आप अगर पढ़े होंगे ध्यान से तो इसका बर्नार्ड शॉ खुली पुस्तक से दिए थे। यहाँ पर है देखिए जो है बर्नार्ड शॉ की जहाँ बात आया है देखिए यहाँ राइट आंसर बर्नार्ड शॉ जीवन को जो है एक खुली किताब मानते थे। जीवन को क्या मानते थे? एक खुली किताब मानते थे। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा खुली पुस्तक से। यानी बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? खुली पुस्तक से दी है। अगला क्वेश्चन है 116 देखिए क्या है, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी को लूट लेते हैं, किसी को टिकने नहीं देते हैं, किसी को जीवन का अधिकार नहीं देते हैं, किसी से दुश्मनी करते हैं। तो हम देखिए यहाँ पर दिया होगा जो है अगर इसको आप पढ़ेंगे इसमें दिया है वह चाहते थे कि इंसान, देखिए यहीं से पढ़ते हैं इसका, वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे के जीव का हक ना मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। यानी अंधा होकर किसी दूसरे के जीव के जीने का हक ना मारे। तो इसका जो राइट आंसर है हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते यदि किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। यानी यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन है प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको मनमर्जी करने का हक है, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, जीने का हक है, निडर बने रहना चाहिए। तो यदि आपने गद्यांश सही से पढ़ा है तो प्रकृति और खुला आसमान ही बता रहे हैं कि सबको जीने का हक है। क्या है? सबको जीने का हक है। यानी ये जो है इसका राइट आंसर है। तो अगर आप गद्यांश जो है इसका पढ़ेंगे तो इसमें आपको जो है इसका आंसर जो है आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ भी दिया है हम दूसरों को उसके जीने के हक से क्या करें? वंचित कर दें, है ना। ये सब नहीं, यहाँ इसका मतलब ये है कि जो है सभी को, यहाँ देखिए सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। क्या है? सभी को समान रूप से जीवन बिताने का क्या है? हक है।
यानी जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने के सांस और लेने का अधिकारी, उसी तरह मानव मात्र का स्वभाव भी है। तो इस तरीके से जो है इसका आंसर क्या होगा, प्रकृति में खुला आसमान बता रहे हैं, सबको जीने का क्या है, हक है। 117 का तीसरा, आसमान हमें दिलाता है, आसमान 118वां है, आसमान हमें दिलाता है साथ साथ रहने का अनुशासन, भय से छुटकारे का आश्वासन, भयभीत न करने का आग्रह, रक्षा करने का जो है वचन। तो इसका देखिए आसमान जो है हमें दिखाता है, जो है हमें दिलाता है भय से छुटकारे का आश्वासन, इसमें भी ये आंसर आपका मिल जाएगा। अगर आसमान जो है, अगर आसमान की बात है आप यहाँ पढ़ेंगे जहाँ से दिया है, तो आप जो है इसका आंसर जो है खोज ले जाएंगे, है ना। यहाँ भी दिया है खुला आसमान, यह प्रकृति, यह पूरा भूमंडल है। हमें यह दरअसल यही बता रहा कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीने का क्या है, हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के, यहाँ दिया है बिना किसी डर के, तो इसका जो है राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 119 में दिया है किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग जो है नहीं किया जा सकता है। जीव, दूसरा स्वभाव, देखिए जीव से जैविक भी बन जाएगा और स्वभाव से स्वाभाविक भी बन जाएगा, प्रकृति से प्राकृतिक बन जाएगा। लेकिन भय से जो है, भय में इक प्रत्यय जो है, भय में क्या होगा, इक प्रत्यय प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। भय में इक प्रत्यय नहीं प्रयुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अपराध शब्द है पदार्थवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर देखिए अपराध शब्द जो होता है वो अपराध शब्द है भाववाचक संज्ञा, यानी जैसे बुढ़ापा हुआ, मिठास हुआ, बचपन हुआ, थकावट हुआ इत्यादि सब क्या हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। ये समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।